स्मार्ट एग्जाम अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है, जहां छात्रों के लिए परीक्षा तैयारी से जुड़ी सभी जरूरी सुविधाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। स्मार्ट एग्जाम अकेडमी एक आधुनिक और भरोसेमंद शैक्षणिक ऐप है, जिसे छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ऐप में ऑनलाइन क्विज और टेस्ट, स्टडी नोट्स, ई बुक्स, सिलेबस, वीडियो लेक्चर, प्रश्न बैंक और प्रीमियम कंटेंट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। स्मार्ट एग्जाम अकेडमी डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में इंडिस ऐप स्टोर खोलें, सर्च में स्मार्ट एग्जाम अकेडमी टाइप करें और इंस्टॉल करें। ऐप ओपन करने के बाद यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। नए छात्र रजिस्टर हियर पर क्लिक करके अपना नाम, ईमेल, कोर्स और पासवर्ड भरकर अकाउंट बना सकते हैं। लॉगिन होते ही आप सीधे डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं, जहां से पूरी तैयारी एक स्मार्ट तरीके से शुरू होती है। स्मार्ट एग्जाम अकेडमी, आपकी परीक्षा सफलता का स्मार्ट साथी। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी के बारे में जो किसी इंसान, किसी राजा महाराजा या किसी साम्राज्य की नहीं है। नहीं, ये कहानी है हमारे अपने ग्रह की। एक ऐसी दास्तां जो 4.5 अरब साल पुरानी है। आग, बर्फ, जिंदगी और यहाँ तक कि तबाही से लिखी गई एक कहानी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 4.5 अरब साल पुराने ग्रह की कहानी लिखी कैसे जाए, कहाँ से शुरू करें? यही सवाल आज की हमारी इस पड़ताल का मतलब एक तरह से दिल है। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, जिसके सुराग वक्त की बहुत गहरी परतों में दबे हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सुराग सिर्फ कहीं दूर अतीत में ही नहीं है। नहीं, वो तो मरते हुए तारों में है, आसमान से गिरते उल्का पिंडों में है और हमारे पैरों के ठीक नीचे जो चट्टानें हैं ना, उनके एक एक एटम में छिपे हैं। ये सबूत हमारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं और यही हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत तक ले जाते हैं, यानी हमारे कॉस्मिक ओरिजिन्स। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। और इसकी शुरुआत, जैसा कि मैंने कहा, पृथ्वी पर नहीं हुई। नहीं, इसकी शुरुआत हुई थी अरबों साल पहले, गैस और धूल के एक बहुत बहुत बड़े बादल के अंदर। तो साइंटिस्ट के पास जो सबसे बड़ा आइडिया है, जो ये बताता है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम कैसे बना, उसे कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। सुनने में भारी लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है कि सूरज और सारे ग्रह एक साथ गैस और धूल के एक घूमते हुए बहुत बड़े बादल से बने। इसी बादल को कहते हैं सोलर नेब्यूला। अब देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस था ना, ये कोई सीधी सादी घटना नहीं थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम इस, कह सकते हैं, केओटिक प्रोसेस को कुछ आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले वो विशाल बादल था, सोलर नेब्यूला। फिर ग्रेविटी की वजह से वो सिकुड़ने और घूमने लगा। बीच में एक प्रोटोस्टार बना। फिर सेंटर में इतनी गर्मी और प्रेशर बढ़ा कि वो धधक उठा और हमारा सूरज बन गया। और उसकी चारों तरफ एक चपटी डिस्क बन गई। और आखिर में इसी डिस्क में मौजूद छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकरा टकरा कर जुड़कर ग्रह बन गए। मतलब एक तारा और उसकी ग्रह एक साथ ही पैदा होते हैं। तो ठीक है, सोलर सिस्टम तो बन गया। अब आते हैं अपनी कहानी के हीरो पर, यानी हमारी पृथ्वी पर। और इसकी शुरुआत कोई शांत और सुंदर नहीं थी, बिल्कुल नहीं। पिघले हुए लावा की एक गेंद से हमारे ग्रह ने एक बहुत लंबी और बहुत ही हिंसक यात्रा शुरू की। जरा सोच कर देखिए, लगभग 50 करोड़ सालों तक, 50 करोड़, हमारी पृथ्वी एक पिघले हुए लावा का समुंदर थी। एक ऐसी दुनिया जिस पर लेट हैवी बम्बार्डमेंट नाम के एक दौर में लगातार बिना रुके एस्टेरॉइड्स और धूमकेतुओं की बारिश हो रही थी। मतलब ये रहने लायक तो बिल्कुल नहीं थी। ये तो सचमुच आग का एक गोला थी। तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, अगर पृथ्वी आग का गोला थी, तो फिर ये जो इतने बड़े बड़े महासागर हैं, ये सारा पानी आया कहाँ से? देखिए, ये आज भी एक बड़ी साइंटिफिक पहेली है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ज्वालामुखियों से निकली भाप से पानी बना। कुछ कहती हैं कि बर्फीले धूमकेतु अपने साथ पानी लाए। लेकिन जो सबसे मजबूत सबूत मिले हैं आइसोटोप्स की जांच से, वो इशारा करते हैं कि शायद उल्का पिंड अपने अंदर पानी लेकर आए थे। तो ठीक है, करोड़ों साल बीत गए, वो पिघली हुई दुनिया धीरे धीरे ठंडी हुई, महासागर बन गए, मतलब एक स्टेज तैयार हो गया था। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अरबों साल की एक तरह से शांति के बाद
अचानक चट्टानों के रिकॉर्ड में हमें कॉम्प्लेक्स जीवों के सबूतों का जैसे एक धमाका देखने को मिलता है। इसी युग को कहते हैं फेनोरोजोइक ईयन, और इस नाम का मतलब ही है दृश्यमान जीवन, यानी विजिबल लाइफ। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार जीवों ने अपने शरीर में शेल, हड्डियां और स्केल्स जैसे सख्त हिस्से विकसित किए, और इन सख्त हिस्सों की वजह से वो पहली बार फॉसिल्स यानी जीवाश्म के रूप में आसानी से प्रिजर्व हो सकते थे। मतलब जीवन अब हमें दिखाई देने लगा था। और इस फेनेरोजोइक युग को हम 3 बड़े चैप्टर्स में बांट सकते हैं। पैलियोजोइक यानी प्राचीन जीवन, फिर मेसोजोइक यानी मध्य जीवन, और आखिर में सेनोजोइक यानी नया जीवन। हर चैप्टर के अपने अपने अलग हीरो थे, अपने अपने किरदार। ये टेबल इसे बहुत साफ साफ दिखाती है। पैलियोजोइक में समंदर के जीवों का राज था, जैसे ट्राइलोबाइट्स और मछलियां। फिर जमीन पर पहले जीव आए। उसके बाद आया मेसोजोइक, जिसे हम सब डायनासोर का युग कहते हैं। और जब डायनासोर गए तो शुरू हुआ सेनोजोइक युग, यानी मैमल्स का युग या स्तनधारियों का युग। ये बिल्कुल वैसा है जैसे लाखों सालों तक इवोल्यूशन की मशाल एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को पास की जा रही हो। लेकिन पृथ्वी की ये कहानी सिर्फ नई नई चीजों के बनने की ही नहीं है। नहीं, ये तबाही की भी कहानी है, बड़े बड़े विनाश की कहानी। और सबसे जरूरी बात यह है कि कैसे हर बड़ी तबाही ने एक नए निर्माण के लिए रास्ता साफ किया। पैलियोजोइक युग के ठीक अंत में पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे भयानक सामूहिक विलुप्ति की घटना हुई। इसे द ग्रेट डाइंग के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि ये साइबेरिया में हुए बहुत बड़े ज्वालामुखीय विस्फोटों की वजह से हुई थी। और इसके नतीजे? जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 96% समंदर की 96% प्रजातियां खत्म हो गईं, और जमीन पर रहने वाले 70% कशेरुकी यानी रीढ़ की हड्डी वाले जानवर मारे गए। मतलब इस ग्रह पर जीवन लगभग पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ गया था। इसके बाद कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक और कयामत आई। इस बार इसने डायनासोर के पूरे युग का ही अंत कर दिया। इसे हम KP एक्सटिंक्शन के नाम से जानते हैं, और ये आज के मेक्सिको में एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड के टकराने से हुई थी। इस बार पृथ्वी पर मौजूद 75% पेड़ पौधों और जानवरों की प्रजातियां खत्म हो गईं, जिसमें नॉन एवियन डायनासोर यानी वो सभी डायनासोर जो पक्षियों के पूर्वज नहीं थे, सब के सब मारे गए। हालांकि ये द ग्रेट डाइंग जितनी बड़ी तबाही नहीं थी, लेकिन इसने भी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। डायनासोर के जाने से जो जगह खाली हुई, उसने हम जैसे स्तनधारियों यानी मैमल्स को उभरने का और इस ग्रह पर छा जाने का एक सुनहला मौका दिया। तो ये जो पूरी शानदार कहानी हमने अब तक सुनी, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आखिर हमें ये सब पता कैसे चला? हम ये कैसे जान सकते हैं कि करोड़ों या अरबों साल पहले असल में हुआ क्या था? कहानी तो है हमारे पास, पर इसके सबूत कहाँ हैं? ये जो जियोलॉजिकल डिटेक्टिव्स हैं, ये हमारे ग्रह की इस अरबों साल पुरानी घड़ी को पढ़ते कैसे हैं? चलिए अब इस राज से पर्दा उठाते हैं। इसका जवाब छिपा है एक कमाल की टेक्निक में, जिसे कहते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग। ये एक ऐसा तरीका है जिससे चट्टानों की उम्र पता लगाई जाती है। होता यह है कि कुछ रेडियोएक्टिव तत्व एक तय रफ्तार से दूसरे स्टेबल तत्वों में बदलते रहते हैं। तो एक तरह से ये तत्व चट्टानों के अंदर फिट की हुई एक नेचुरल माइक्रोस्कोपिक घड़ी की तरह काम करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यूरेनियम 238 धीरे धीरे लेड 206 में बदलता है, और ऐसा होने में 4.5 अरब साल लगते हैं। इसे हाफ लाइफ कहते हैं। तो साइंटिस्ट बस ये करते हैं कि किसी चट्टान के सैंपल में ओरिजिनल पेरेंट आइसोटोप और नए बने डॉटर आइसोटोप का अनुपात नाप लेते हैं, और बस इसी अनुपात से वो ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी हाफ लाइफ बीत चुकी हैं, और इस तरह उस चट्टान की उम्र एकदम सटीक तरीके से पता चल जाती है। और यही वो तरीका है जिससे हमें पता चला कि पृथ्वी पर मिली सबसे पुरानी चट्टानें करीब 3.8 अरब साल पुरानी हैं। लेकिन जब हमने चांद से लाई चट्टानों और उल्कापिंडों की उम्र पता की, तो वो निकली 4.5 अरब साल, और यही हमारे पूरे सोलर सिस्टम की और हमारी पृथ्वी की असली उम्र है। कमाल है ना, कैसे अलग अलग जगहों से मिले सबूत एक ही कहानी सुनाते हैं।
तो 4.5 अरब सालों की उथल-पुथल तबाही के बाद फिर से उठ खड़े होने और लगातार विकास की इस लंबी कहानी के बाद अब सवाल ये है कि पृथ्वी का अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे ग्रह के इस विशाल अतीत और हमारे अनिश्चित भविष्य दोनों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। आज हम एक बहुत ही लंबी, बहुत ही पुरानी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो 4.6 अरब साल पुरानी है। ये कहानी है हमारे अपने घर की, हमारी पृथ्वी की। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी जटिल चीज, एक पूरा ग्रह, आखिर बनता कैसे है, और वो भी सिर्फ धूल से? चलिए पता लगाते हैं, क्योंकि यकीन मानिए हमारे ग्रह के बनने की कहानी किसी महागाथा से कम नहीं है। चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं, लगभग 4.6 अरब साल पहले। उस वक्त को सोचिए जब कुछ भी नहीं था, सिवाय अंतरिक्ष में तैरते गैस और धूल के एक बहुत बहुत बड़े बादल के। और इसी बादल में हमारे भविष्य के घर के सारे जरूरी हिस्से छिपे हुए थे। अब ये जो बादल था, ये बस यूं ही नहीं तैर रहा था। असल में ये एक तरह की कॉस्मिक नर्सरी थी, एक ऐसी जगह जहां हमारे पूरे सौर मंडल के, हमारे सूरज के और सभी ग्रहों के बीज छुपे हुए थे। तो वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। ये बस एक फैंसी नाम है उस थ्योरी का जो समझाती है कि कैसे गैस और धूल का वो बेतरतीब सा बादल ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से धीरे धीरे एक शक्ल लेने लगा। तो ये हुआ कैसे? सोचिए, सबसे पहले तो ग्रेविटी ने अपना काम किया और उस पूरे बादल को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे वो सिकुड़ता गया, वो घूमने लगा और घूमते घूमते एक चपटी डिस्क जैसा बन गया। और बस इसी डिस्क में धूल और चट्टान के छोटे छोटे कण एक दूसरे से चिपकने लगे, जुड़ते गए, और लाखों सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, जब तक वो छोटे कण बड़े बड़े ग्रहों में नहीं बदल गए। और इस प्रक्रिया का नतीजा ये हुआ कि हमारे सोलर सिस्टम में 2 अलग अलग तरह के मोहल्ले बन गए। जो हिस्सा सूरज के पास था वो बहुत गर्म था, यहां पर लोहा और सिलिकॉन जैसे भारी तत्व ही टिक पाए, जिनसे पृथ्वी जैसे चट्टानी ग्रह बने। और सूरज से दूर जहां ठंडक थी, वहां हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें जमा हो गई और बृहस्पति जैसे गैस जायंट्स बन गए। तो चलिए अब उन चट्टानी ग्रहों में से एक पर ध्यान देते हैं, हमारा अपना घर। लेकिन ये वो पृथ्वी नहीं है जिसे हम आज जानते हैं। ये एक बहुत ही युवा, बहुत ही गुस्सैल और सच कहें तो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी। जरा कल्पना कीजिए, करोड़ों सालों तक हमारी पृथ्वी पिघले हुए लावे का एक दहकता हुआ गोला थी। और इतना ही नहीं, उस पर लगातार बिना रुके बाहर से एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स की बारिश हो रही थी। ये मंजर इतना भयानक था कि वैज्ञानिकों ने इस दौर को हेडियन युग का नाम दिया, यानी नर्क जैसा समय। लेकिन इस आग के गोले पर इतना सारा पानी कहां से आया जो आज हमारे महासागरों में भरा है? इसका जवाब 2 जगहों से आता है। एक तो पृथ्वी के अंदर से ही, जब ज्वालामुखियों से भाप निकली, और दूसरा अंतरिक्ष से, जब बर्फीले कॉमेट्स और उल्कापिंड हमारे ग्रह पर आकर गिरे, वो अपने साथ पानी लेकर आए थे। धीरे धीरे लाखों सालों बाद ये बमबारी कम हुई, पृथ्वी ठंडी होने लगी, और जैसे ही ये उथल-पुथल शांत हुई, हमारी दुनिया की कहानी के सबसे हैरतअंगेज चैप्टर के लिए स्टेज तैयार हो चुका था। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताती है। पृथ्वी के बनने से लेकर करीब 4 अरब साल तक, यानी अपने 90% इतिहास में यहां पर जो जीवन था वो बहुत ही मामूली, बहुत ही छोटा, माइक्रोस्कोपिक था। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन या कैम्ब्रियन विस्फोट। भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से देखें तो ये पलक झपकने जैसा था। अचानक जिंदगी बड़ी हो गई, जटिल हो गई, और तरह तरह के जीव सामने आ गए। ऐसे जीव जिनके पास पहली बार खोल थे, कंकाल थे और पंजे भी थे। लेकिन देखिए, जीवन की कहानी सिर्फ बनने और पनपने की ही नहीं है। ये कहानी है मिट जाने की और फिर से उठ खड़े होने की भी। लाखों सालों तक पैलियोजोइक युग में समुद्र जिंदगी से गुलजार थे। सोचिए, समंदर की गहराइयों में ट्राइलोबाइट जैसे अजीबो-गरीब जीव घूम रहे थे। ये एक ऐसा इकोसिस्टम था, एक ऐसी दुनिया थी जैसी पहले कभी नहीं देखी गई थी। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। पर्मियन काल के आखिर में एक ऐसी तबाही आई जिसे द ग्रेट डाइंग कहते हैं। इसमें समुद्र में रहने वाली 96%
जी हां, 96% प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। ये धरती के इतिहास की सबसे बड़ी महाविनाश की घटना थी। और ऐसी तबाही सिर्फ एक बार नहीं आई। चाहे वो साइबेरिया में हुए जबरदस्त ज्वालामुखी विस्फोट हों जिन्होंने ग्रेट डाइंग को अंजाम दिया, या फिर वो विशाल एस्टेरॉयड जिसने 6.6 करोड़ साल पहले डायनासोर का नामो निशान मिटा दिया। इन घटनाओं ने, जो कभी धरती के अंदर से तो कभी अंतरिक्ष से आईं, बार बार एवोल्यूशन की घड़ी को जैसे रीसेट कर दिया। लेकिन हर तबाही अपने साथ एक मौका भी लेकर आई। हर महाविनाश ने एक तरह से पूरी स्लेट साफ कर दी। इसने नए तरह के जीवों को मौका दिया कि वो आगे आएं और दुनिया पर राज करें। ठीक वैसे ही जैसे डायनासोर के खत्म होने के बाद स्तनधारियों यानी मैमल्स को मौका मिला। तो अब तक हमने अरबों साल का सफर तय कर लिया। लेकिन एक मिनट, सवाल तो ये है कि हमें ये सब पता कैसे चला? आखिर इतने करोड़ों अरबों साल पहले क्या हुआ था, ये कोई कैसे जान सकता है? इसका जवाब पत्थरों में छिपा है। वैज्ञानिक एक ऐसी इतिहास की किताब को पढ़ते हैं जिसमें पन्ने नहीं हैं, जो पत्थर और समय की भाषा में लिखी है। और इसे पढ़ने का तरीका है चट्टानों के अंदर छिपी एक कुदरती घड़ी। इस तकनीक को कहते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। देखिए, चट्टानों में कुछ रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो समय के साथ धीरे धीरे दूसरे तत्वों में बदलते रहते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि उनके बदलने की ये रफ्तार बिल्कुल फिक्स होती है, एकदम एक घड़ी की तरह, जिस पर ना गर्मी का असर होता है ना दबाव का। तो वैज्ञानिक करते क्या हैं? वो बस ये नापते हैं कि चट्टान में ओरिजिनल वाला पेरेंट तत्व कितना बचा है और नया वाला डॉटर तत्व कितना बन चुका है। इन दोनों का अनुपात देखकर वो बिल्कुल सटीक तरीके से पता लगा सकते हैं कि उस पत्थर को बने हुए कितना समय हो गया है। और इसी तकनीक का इस्तेमाल करके जब वैज्ञानिकों ने उन सबसे पुराने उल्कापिंडों की उम्र पता की जो हमारे सोलर सिस्टम के बनने के समय से बचे हुए हैं, तो हमें हमारा जवाब मिला। हमारी पृथ्वी की उम्र है लगभग 4.55 अरब साल। तो ये थी हमारे ग्रह की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सितारों की धूल से शुरू हुई, जिसने भयानक तबाही देखी और जिसमें जिंदगी ने बार बार उठकर खुद को साबित किया। ये सारी कहानी पत्थरों में लिखी है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी पृथ्वी के 4.6 अरब साल पुरानी इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? कभी सोचा है कि हम सबकी कहानी असल में शुरू कहाँ से हुई? और ये सिर्फ इंसानों की कहानी नहीं है, ये हमारे ग्रह की, हमारी अपनी पृथ्वी की कहानी है। तो चलिए 4.5 अरब साल के इस लंबे सफर को कुछ ही मिनटों में तय करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, धूल और चट्टान का एक धधकता हुआ गोला जो बस एक तारे के चक्कर काट रहा था, वो आखिर जीवन से भरपूर इस नीले हरे खूबसूरत ग्रह में बदला कैसे? यही वो कमाल की कहानी है जिसे हम आज समझने वाले हैं। देखिए, हमारी कहानी आज की पृथ्वी से नहीं, बल्कि अरबों साल पहले अंतरिक्ष में तैरते गैस और धूल के एक बहुत बड़े घूमते हुए बादल से शुरू होती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक कॉस्मिक नर्सरी जहां सितारों और ग्रहों का जन्म होने वाला था। और इसी कमाल के आइडिया को कहते हैं नेब्यूलर परिकल्पना। मतलब हमारा सूरज, हमारी पृथ्वी और सोलर सिस्टम के बाकी सारे ग्रह, हम सब एक ही विशाल कॉस्मिक बादल से पैदा हुए हैं। एक तरह से देखें तो हम सब एक ही परिवार का हिस्सा है जो सितारों की धूल से बना है। तो ये सब हुआ कैसे? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने उस धूल के बादल को अपने ही अंदर सिकोड़ना शुरू कर दिया। फिर जैसे कुम्हार का चाक घूमता है ना, ठीक वैसे ही वो बादल घूमते घूमते एक चपटी डिस्क बन गया, जिसके बिल्कुल सेंटर में हमारा सूरज जन्म ले रहा था। और आखिर में धूल के कण आपस में चिपकने लगे और जुड़ते जुड़ते हमारे ग्रह बन गए। इसी कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं अभिवृद्धि। और यही वजह है कि हमारा सोलर सिस्टम इतना अलग अलग है। देखिए, इसकी वजह थी एक इनविजिबल लाइन जिसे फ्रॉस्ट लाइन कहते हैं। इस लाइन के अंदर सूरज की गर्मी ने सारी बर्फ पिघला दी, तो सिर्फ चट्टानें बची और पृथ्वी जैसे ग्रह बने। और लाइन के बाहर जहां ठंडा था वहां बर्फ जमी रही और उसने अपने आसपास की गैस को खींचकर बृहस्पति जैसे बड़े बड़े गैस जाइंट्स बना दिए। तो ठीक है, हमारा ग्रह तो बन गया, लेकिन ये वो शांत सुंदर नीली पृथ्वी नहीं थी जिसे हम आज जानते हैं। नहीं, ये तो एक आग का गोला था, एक बेहद हिंसक जगह जहां आसमान से लगातार पिघली हुई चट्टानों की बारिश हो रही थी।
ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमें उस बहुत लंबे, मतलब इतना लंबा कि सोचना भी मुश्किल है, उस समय को समझने में मदद करती है। जरा सोचिए, हेडियन युग में पृथ्वी एक धधकती हुई भट्ठी जैसी थी, और फिर आर्कियन युग आते आते ये धीरे धीरे ठंडी होने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे गर्म लोहे का टुकड़ा धीरे धीरे ठंडा होता है। और इसी दौरान हमारा ग्रह पूरी तरह से बदल रहा था। तो सवाल ये उठता है कि हमें ये उम्र पता कैसे चली? इसका जवाब चट्टानों में ही छिपा है। वैज्ञानिक एक खास तकनीक का इस्तेमाल करते हैं जिसे रेडियोमेट्रिक डेटिंग कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स में ना एक नेचुरल घड़ी होती है जो उनके बनने के साथ ही एक फिक्स्ड स्पीड से टिक टिक करना शुरू कर देती है, और उसी घड़ी को पढ़कर हम चट्टान की बिल्कुल सही उम्र बता सकते हैं। चलिए, एक गरम पिघला हुआ ग्रह तो बन गया, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन जीवन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, पानी, हमारे ये विशाल महासागर, आखिर ये आए कहाँ से? यहाँ पर ना साइंटिस्ट के पास एक नहीं बल्कि 3 बड़े सस्पेक्ट्स हैं। पहला, ज्वालामुखी। लाखों सालों तक ज्वालामुखियों के फटने से पृथ्वी के अंदर से ही भाप निकली। दूसरा, धूमकेतु, मतलब कॉमेट्स। ये बर्फीले गोले अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी से टकराए और अपने साथ पानी लाए। और तीसरा, उल्कापिंड। कुछ उल्कापिंडों में भी पानी फंसा होता है, और ऐसा लगता है कि इन तीनों ने मिलकर ही हमारे महासागरों को भरा। तो अब मंच पूरी तरह से तैयार था। महासागर भर चुके थे, और अब पृथ्वी की कहानी का अगला और शायद सबसे बड़ा अध्याय शुरू होने वाला था, जीवन की उत्पत्ति। लेकिन ये जीवन की चिंगारी आखिर आई कहाँ से? इस पर 2 बड़े आइडिया हैं। पहला है होम ग्रोन हाइपोथेसिस, मतलब जीवन के लिए जरूरी केमिकल यहीं हमारी पृथ्वी के शुरुआती समुद्रों में बने, जब उन पर आसमानी बिजली या सूरज की खतरनाक यूवी किरणें पड़ी। और दूसरा आइडिया है कॉस्मिक डिलीवरी का, कि ये जरूरी केमिकल असल में अंतरिक्ष में बने और फिर कॉमेट्स और उल्कापिंडों के जरिए मेहमान बनकर पृथ्वी पर आए। ये एक ऐसी पहेली है जिस पर आज भी वैज्ञानिक बहस करते हैं। अब देखिए, अरबों साल तक जीवन बहुत ही सिंपल, छोटा, मतलब माइक्रोस्कोपिक और लगभग अदृश्य ही रहा। लेकिन फिर कुछ बहुत ही असाधारण हुआ। ये तारीख, ये पृथ्वी के इतिहास में एक असली गेम चेंजर है। सोचिए, अरबों साल की खामोशी के बाद अचानक से कुछ हुआ, और यहीं से शुरू होता है दृश्यमान जीवन का युग, जिसे हम फेनरोजोइक एऑन कहते हैं। इसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन या कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता है। जरा सोचिए, इससे पहले का जीवन एकदम नरम और जेली जैसा था, जिसका कोई निशान नहीं बचता। लेकिन इस दौरान अचानक से जीवों ने सख्त हिस्से जैसे खोल, कंकाल और पंजे बनाना शुरू कर दिया, और इसी वजह से हमें पहली बार चट्टानों में उनके निशान यानी फॉसिल्स या जीवाश्म मिलने लगे, और यहीं से जीवन की कहानी पढ़ने लायक बन गई। लेकिन देखिए, जीवन की कहानी सिर्फ बनने की यानी क्रिएशन की नहीं है, ये विनाश की यानी डिस्ट्रक्शन की भी है। और अजीब बात यह है कि यही विनाश अक्सर जीवन के नए रूपों के लिए रास्ता बनाता है। ये टेबल हमें इतिहास की 2 सबसे बड़ी आपदाओं के बारे में बताती है। पहली थी पर्मियन एक्सटिंक्शन, जिसे द ग्रेट डाइंग भी कहते हैं। इसमें ज्वालामुखी विस्फोटों ने समुद्र की 96% प्रजातियों को खत्म कर दिया था। सोचिए, हर 100 में से सिर्फ 4 जीव बचे। और दूसरी थी केपीजी एक्सटिंक्शन, जिसने डायनासोर का अंत किया और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि एक तबाही दूसरे के लिए एक मौका बन सकती है। जब वो विशाल एस्टेरॉयड टकराया और डायनासोर खत्म हुए, तो उन्होंने अपने पीछे एक खाली दुनिया छोड़ दी, और इस खाली जगह को भरने के लिए कोई और आगे आने वाला था। और वो कहानी ये है, डायनासोर के जाने के बाद जो छोटे छोटे मैमल्स यानी स्तनधारी अब तक छिपकर जी रहे थे, वे अब बाहर आए, और इन्हीं में हमारे बहुत बहुत दूर के पूर्वज भी थे। ये स्तनधारियों के युग की शुरुआत थी, और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। तो 4.5 अरब साल के इस लंबे सफर के बाद आज हम यहाँ हैं। लेकिन अब इतिहास में पहली बार एक अकेली प्रजाति यानी इंसान इस ग्रह की आगे की कहानी लिख रही है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है, पृथ्वी का अगला अध्याय क्या होगा? और इसका जवाब हम सबको मिलकर लिखना है।